माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 9। आज आप लोगों का ट्राइंगल का अगला लेक्चर। इतने लेक्चर तक हमने ट्राइंगल चैप्टर के जो कंप्लीट थियरी है उस चीज़ को कवर कर लिए थे। सारे थियरी, कॉन्ग्रुएंसेस, थ्योरम्स, ट्राइंगल, उसके एप्लीकेशंस वगैरह या फिर इनइक्वालिटी के जो भी थ्योरम्स थे वो सारे कहानी जो है उनको इन डिटेल में स्टडी किए थे। आज हमारा क्वेश्चन का बारी है। आज क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के कुछ जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ आज 10-12 क्वेश्चन। तो उसके बेसिस पे आप पूरा आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे हम ट्राइंगल चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आएगा। और उसके आधारित आप बुक के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आज के क्लास के बाद होमवर्क दूंगा और वो सारी चीज़ को आप होमवर्क में प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं होता है हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर देंगे शीट के साथ साथ, है ना। तो अगले लेक्चर में अपन शीट और आपका बुक का जो भी बचा कुछ डाउट है उसको एक साथ कंप्लीट डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो आज है सेकंड लास्ट लेक्चर ट्राइंगल का और नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा आपका फाइनल लेक्चर ट्राइंगल चैप्टर का, यानी कि एनसीईआरटी का रिमेनिंग क्वेश्चंस जो मैं आज कराऊंगा उसको छोड़ के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कशन और शीट का प्रॉपरली डिस्कशन, ठीक है। और उसको छोड़ के अगर मैं बात करूँ आपका डाउट्स का, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर वीडियो वगैरह में कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो फोन करने में मैं बार बार बोल के देता हूँ कि आप इंतजार मत कीजिए इतना कि फोन करके साथों साथ अपना डाउट पूछ लेंगे तो आप आगे रहेंगे और बेहतर जोन पे रहेंगे, समझ आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख के पॉज लिख के वापस लिख के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन करेंगे आज। जो भी मेरे को अच्छा कुछ क्वेश्चंस लगा एनसीईआरटी में उस क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ क्लास में, ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और पता लग जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ उसी प्रकार से ही आपको करना है। आप दूसरा कुछ सोच सकते हैं तो सोचिए, बट एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा मुझसे कि क्या सारी ये चीज सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपका दिमाग के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एट सी M is the midpoint of hypotenuse AB, ठीक है। M अगर midpoint है hypotenuse AB का, ये तो एक राइट एंगल है। M अगर midpoint है तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे भाई। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएगा तो बोल तो क्या AM और BM इक्वल नहीं होगा? ऑब्वियसली AM और BM इक्वल होगा। तो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करते जाओ, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। हियर अब लिखते जाओ फटाफट कि AM इज इक्वल टू BM। पहला इंफॉर्मेशन मिला उसको लिखते जाओ, आसानी होगा। C is going to produce D such that DM is equal to CM। DM बराबर क्या हो जाना चाहिए, CM हो जाना चाहिए, ठीक है। DM is equal to CM, ठीक है। और D पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है B तक, ठीक है। ये बोला नहीं है कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बट ये जो 90 डिग्री है वो बोला नहीं है, ठीक है। ये तो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे एंगल DBC इज राइट एंगल। बट इससे पहले आपको ये दोनों ट्राइंगल AMC और BMT को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास का एक चीज मेरे को एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, वो मैं बता देता हूँ। शायद मैं उस चीज को थियरी में मिस कर दिया। मैं सोचा था कि आप समझ गए होंगे, बट मैंने प्रॉपर्ली इसको लिखा के नहीं दिया था, इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ। आप उसको अपना नोट्स में प्रॉपर्ली ऐड कर लीजिएगा जहां पे आपने कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट किए थे, ठीक है। देखो अगर ABC जो है वो चीज अगर PQR जो ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट अगर है ना सर, ABC इफ ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो अगर जब लिखेंगे ना तो यही लिखना पड़ेगा हमें कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। बहुत बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि ABC जो है उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं QPR के साथ, ये गलत है, ठीक है। 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस होना जो है यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एंगल A के साथ, मान लो ये कॉन्ग्रुएंसी है कुछ इस प्रकार से, एंगल AP इक्वल है, CR इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो ASA से वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम एंगल A और एंगल P इक्वल है ना, तो A के जगह पे यहाँ पे हम Q नहीं लिख सकते, A के जगह पे यहाँ पे P ही लिखना पड़ेगा। 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस इज नेसेसरी। अगर ये लिखते हो तो गलत हो जाएगा, ये लिखते हो तो सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ABC मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस यहाँ पे जरूरी है। A के साथ B आना चाहिए, B के साथ Q आना चाहिए और C के साथ R आना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एंगल ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल QPR लिख देते हो तो ये 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस नहीं रहेगा। सभी समझेंगे कि A और Q इक्वल है। अगर A और Q इक्वल होता, समझ में आ रहा है, अगर A और Q इक्वल होता, C और R इक्वल होता, समझ में आया, तब जाकर के आप ऐसे कहानी कर सकते थे, समझ में आया ना, क्लियर है। तब जाकर के आप ऐसी चीज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी इस कंडीशन के ऊपर बेस करके आप ये चीज नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस इज नेसेसरी। आप हमेशा फाइनल कंक्लूजन देने से पहले, वो मैंने वीडियो में भी बोला था एक जगह पे, ठीक करके नीचे कमेंट दे करके कि मैंने भी डिक्टेट करने के टाइम गलत बोल दिया था एक चीज, तो उस चीज को सही कराया था उधर। आप देख लीजिएगा प्रॉपर्ली, लेक्चर 2 या फिर कौन सा लेक्चर में था याद नहीं,
बट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये लिखना जरूरी है। अगर मैं उल्टा लिख देता हूं ना तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा कहानी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना बहुत जरूरी है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर की जगह पे ट्राइंगल बीएसी ट्राइंगल पीक्यूआर या फिर ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल क्यूपीआर लिखना सेम नहीं है। एंगल में आप लिख सकते हो ऐसे, एंगल एबीसी को एंगल सीपीए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे लिखना मतलब चेंज हो जाएगा पूरा पूरा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे होशियार रहना पड़ेगा आपको, ये चीज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप नहीं समझते हो तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में क्वेश्चन वगैरह करने के टाइम आपको प्यार से समझा दूंगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे बोला है कि डी से एक लाइन खींचा आपने कहां के, बीसी के ऊपर है ना, बीसी के ऊपर। बट ये नहीं बोला है कि ये एंगल 90 डिग्री है, बोला है बस ज्वाइन किया है, आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी। समझ में आ रहा है? देख रहे हो, ए के साथ डी नहीं है, देखने से बच्चे समझते हैं कि ए और डी इक्वल है, बट यहाँ पे बोला है एएमसी और बीएमडी इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके साथ इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है। समझ में आ रहा है? क्लियर है कहानी? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम कौन सा एंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी वी हैव, क्या मिलेगा हमें? एएमसी और बीएमडी से हमें क्या मिलेगा? एएम जो होगा वो बीएम के इक्वल है, गिवन है, आपको अच्छे से पता है। समझ में आ रहा है ना? फिर डीएम जो है वो किसके इक्वल है? सीएम के इक्वल है, वो भी गिवन है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना? और फिर एंगल एएमसी जो है वो एंगल किसके इक्वल होगा? बीएमडी के इक्वल होगा। ठीक है, सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, समझते हो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना? तो यहां से आपको ये पता चल जाता है ना कि ट्राइंगल एएमसी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ? ट्राइंगल बीएमडी के साथ क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। भाई कौन सा कॉन्ग्रुएंसी? एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो ना, साइड एंगल साइड, साइड इंटीरियर एंगल साइड। मैंने बोला था बाहर का कोई एंगल होने से नहीं होगा, दोनों साइड अगर लेते हो तो उनका इंक्लूडेड एंगल जो है वही लेना चाहिए, तभी जाकर के वही इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाकर के भाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी आप कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ मुफ्त का रिलेशन भी मिलेगा ना सीपीसीटी से, तो उस सबको भी लिख दो, फायदा हो सकता है कहीं पे भी आगे। ठीक है, तो भाई सीपीसीटी आप क्या लिख सकते हो? जो रिमेनिंग साइड है वो इक्वल होगा, यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है? बीडी और एसी इक्वल होगा। ठीक है, और कुछ एंगल वगैरह मिलेगा क्या? एंगल भी मिलेगा ना, एंगल तो एक ही आपने इक्वल दिखाया, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज ए की कोरिस्पोंडेंस में कौन है? बी है, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, ना कि एंगल डी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो एंगल सीएएम इज इक्वल टू एंगल डीबीएम। ठीक है, और ये एंगल भी मिलेगा, ये एंगल इसके कोरिस्पोंडेंस में भी है, यानी कि एंगल बीडीएम विल बी इक्वल टू एंगल एसीएम। ठीक है, तो यहां से इतना कंडीशन आपको मुफ्त में मिल गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं? अगर ये दोनों ट्रू है, अगर ये दोनों, अगर इसी कंडीशन से मैं बोल सकता हूं ना, देख, अगर एंगल एसीएम इज इक्वल टू एंगल बीडीएम है, तो यहां पे अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तब तो एसी और बीडी पैरेलल हो जाएगा। एसी और बीडी जो है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। समझ आता है मेरी बात? एसी और बीडी जो है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और अगर एसी और बीडी को मैं दो लाइन की तरह ट्रीट करता हूं, एसी और बीडी को अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाता हूं, तो ये जो बीसी है, सॉरी एसी और बीडी, हाँ आपका ये है आपका एसी और बीडी, तो तब तो ये जो बीडी है ना वो तो एक ट्रांसवर्सल बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा ना ये, देख समझ में आया? और आपको अच्छे से पता है कि ट्रांसवर्सल में इन दोनों इंटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आया ना? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का समेशन कितना बोल सकते हो? 180 डिग्री। तो ये चीज आप पढ़ के आए हो लाइन्स एंड एंगल्स में ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां से आप अच्छे से समझ सकते हो इस कहानी को कि दैट इज एज AC is parallel to BD and BC is the transversal. BC is the transversal जो भी है, ठीक है? BC is the transversal। समझ में आ रहा है? तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो इंटीरियर एंगल दोनों का समेशन है, दोनों इंटीरियर एंगल क्या है? एक एंगल DBC है और दूसरा एंगल ACB है, दोनों का समेशन कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। बट आपको क्वेश्चन में देख करके दिया है कि C पे क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ACB is 90 डिग्री गिवन टू अस।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्लस 90 इक्वल टू 180 लिख दो, तो यहाँ से एंगल डीबीसी जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसी के साथ साथ प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल एंगल डीबीसी जो है वो क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, सॉरी राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही बात है, डीबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल या फिर एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया इस प्रकार से। ठीक है ना, थोड़ा सा हैवी था बट कंसेप्चुअल है, आप अगर ध्यान से समझते हो तो आप समझ जाओगे इस कहानी को, है ना। उसके बाद आपको पूछा है कि डीबीसी और एसीबी जो है वो क्या है, प्रूफ करो कॉन्ग्रुएंट है डीबीसी और एसीबी, एसीबी किधर भाई, एसीबी। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है भाई, देख डीबीसी को तो मैं ऐसे लिख रहा हूं और एबीसी सॉरी एसीबी जो है उसको उल्टा करके बनाते, देख एसीबी, एसीबी और डीबीसी, समझ में आ रहा है ना। बीसी कॉमन साइड, बीसी कॉमन साइड लग रहा है नहीं लग रहा है, बीसी कॉमन साइड, एंगल डी नहीं, एंगल डीबीसी, ठीक है, और एंगल एसीबी बराबर, समझ में आ रहा है, एंगल डीबीसी और एंगल एसीबी बराबर है ना 90 डिग्री, अभी भी प्रूफ किया। बीसी सीबी इक्वल है, कॉमन साइड है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं और कुछ मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा ना, यहां से हमें मिला था ना सीपीसीटी से बीडी और एसी इक्वल, ये देखो बीडी और ये देखो एसी, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंपल सा कहानी है, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया एस ए एस से। ठीक है, और उसके बाद आपको लास्ट में ये प्रूफ करना था कि सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। तो अगर मैं ये प्रूफ करूं कि सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, तो कैसे प्रूफ करूं, देख भाई, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रिमेनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ बाय सीपीसीटी, यहां से आप क्या बोल सकते हो, यहां से आप ये कमेंट कर सकते हो ना, AB और CD इक्वल होगा, AB और CD जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां से आप बोल सकते हो कि AB और CD इक्वल है, समझ में आ रहा है। और AB और CD अगर इक्वल है तो AB को आपको 2cm प्रूव करना है ना, तो CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, CD का वैल्यू 2cm होगा ना, बिकॉज cm इज इक्वल टू dm ऑलरेडी गिवन था, तो CD का वैल्यू 2cm हो जाएगा। तो यहां से इजीली प्रूव हो गया कि cm इज इक्वल टू हाफ ऑफ d, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा चारों पार्ट जो है उसको इजीली प्रूव कर दिया। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन कराना और साथों साथ सारे चीज अच्छे से छाप के देना, लिख के देना, स्पून फीड करना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। पूरा अगर मानते हो तो मान जाओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर में अभी क्लास में होता तो डिक्टेट करा के लिखा के देता, बट अभी थ्योरम वगैरह थियरी वगैरह सब कुछ लिखा के दिया था, बट अभी क्वेश्चन में आपको मेहनत करना पड़ेगा। सॉल्यूशन भेजोगे, पीडीएफ आपको भेजना ही पड़ता है, रूल है, पता है, चेक करके दूंगा, उतना बोल सकता हूँ। ठीक है, बट अभी वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर करके समय वेस्ट करूँ, ये सब इतना समय ना मेरे पास है और ना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, इतना फालतू काम नहीं करूंगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझा के दिया, अभी अगर समझ नहीं आता है तो क्या करूं भाई, बोलो, अभी कुछ मैं कर नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है ना, इतना प्यार से समझा के दिया सारी चीज, अभी तो ये चीज आपको एक बार, बच्चे क्या करते हैं ना, एक बार वीडियो देख के सर समझ नहीं आया, अरे भाई वीडियो है ये, जितना बार मर्जी ये देखना चाहता है तो देखना भाई, क्या दिक्कत है। एक बार समझ नहीं आया तो पता नहीं 2-3 बार देखेगा तो समझ आ भी सकता है, उसमें क्या है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रख भाई, समझ में आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रख। वीडियो में जैसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं कि डायरेक्टली डाउट नहीं पूछ सकते, समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली पूछ नहीं सकते, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्लास में अगर होता है तो बैच में पढ़ा के चला जाऊंगा तो कभी अगर समझ नहीं आता है तो कभी उस वक्त नहीं पूछ पाते हो, बट रिप्ले तो देख सकते हो ना वीडियो में। तो हर चीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक बार में समझ नहीं आया तो एकदम पागल हो जाओ सर, समझ में आ रहा है। वीडियो को एक आध बार देख लीजिए ना, और समय तो है ना आपके पास, देख लीजिए तो समझ जाएंगे कहानी को। ठीक है, और इतना सा चीज ये बचपन से तो लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है। अंग्रेजी क्यों सिखाया, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ करके क्या सिखाया, लिख नहीं सकता है क्या कुछ, इतना थियरम वगैरह लिखा करके दिया, गेमर वगैरह लिखना है, ये सब लिखना है, अच्छे से सजा करके रखना है, और क्या कंसेप्ट तो सारा सारा बता दिया ना, कंसेप्ट बता दिया, बस ये लिख नहीं सकता है क्या, इसमें कौन सा बड़ी बात है यार, ये लिखेगा खुद से, समझ में आ रहा है क्या, लिखेगा खुद से। अगर चेक नहीं, अगर चेक करूंगा ना, अगर नहीं होता है तो लिख करके दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, चेक करूंगा, अगर गलत होता है तो लिख करके दूंगा, टेलीग्राम में दूंगा सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। बट अभी उतना समय नहीं है कि फालतू 3 क्वेश्चन करा करके 1 घंटा निकाल दूं। ठीक है, अभी समझा करके जा रहा हूं, समझ जाओगे, उतना उम्मीद है कि जो बच्चा समझ सकता है वो लिखने के लिए मुझे कभी परेशान नहीं करेगा, उतना कैपेसिटी उसके अंदर है। अगर उतना भी नहीं होता है तब तो और पढ़ो ही मत यार, छोड़ो, एक लिखने का काम अगर नहीं होगा आपसे तो और क्या होगा। गिवन दे करके लिखना है, टू प्रूफ क्या है लिखना है, सब कुछ बता करके दिया, बस थोड़ा सा मसाला डाल करके उसको सजा देना है अच्छे से, और क्या है, कहानी में कुछ है ही नहीं है, सब सिखाऊंगा क्या।
तो बच्चा बच्चा को आता है ये सब। हो गया ना भाई? ये अगर डाउट होता है तो पूछिएगा, कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कंसेप्ट अगर होगा ना तो 100 में 100 आएगा, लिखने के लिए कभी रुकेगा नहीं। और अगर सिर्फ लिखाना सिखाऊंगा ना बाकी दुनिया की तरह, समझ आता है, तो एग्जाम में जाकर के जब अंधा बन जाएगा ना, दूसरा उल्टा सीधा क्वेश्चन लिखेगा तब लिख लिख के आ जाएगा कि यार ट्रू प्रूफ करना है, बट प्रूफ कभी कर नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे मेरे साथ होता था ना, तो मेरे को एहसास है उस चीज का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, लिख लोगे भाई, लिख लोगे, इतना परेशान मत हो जाओ, लिख लोगे आप आराम से। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके देख लोगे, समझ नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो वापस फोन करो ना। ठीक है, अभी एक साथ वीडियो बनाते 5-6 घंटे एक साथ खड़े रह करके लेक्चर देना पड़ता है कंटिन्यूअस। क्लास में तो थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है पानी पीने का, बात करने का, इधर तो वो फुर्सत भी नहीं है यार, समझ में आ रहा है? तो दर्द काफी ज्यादा होता है। ठीक है, फिर भी करना पड़ता है, क्या करें? ठीक है, तो आपको भी उस चीज को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा एकदम कुछ भी समझ नहीं आए, फ्रस्ट्रेट होकर के एकदम, भाई फ्रस्ट्रेशन हमें भी आता है, सब कुछ हमें भी आता है, हम भी इंसान है। ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन हमें भी आता है। हम भी अगर बोलते कि नहीं छोड़ो अभी और लॉकडाउन के बाद ही पढ़ाई शुरू करेंगे, क्या बोल सकते हैं? कोई सिलेबस तो बिल्कुल अप टू डेट है। ठीक है, बट वो काम तो हम लोग तो कभी नहीं करते, तो आपको भी ऐसे नहीं करना चाहिए कभी, इतना जल्दी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। ठीक है ना, एक फ्रस्ट्रेशन तो हमारे ऊपर ऑलरेडी रहता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि जो काम 1 घंटे में होने वाला था वो काम 3 घंटा करना पड़ता है। ठीक है, तो उस मुसीबत में तो ऑलरेडी हम लोग हैं, फंसे हुए हैं, आप भी समझ सकते हो। बट आपके लिए सब कुछ जब किया जा रहा है तो आपको इतना सा तो समझना चाहिए ना सर, कि हमें इतना सा सर को सपोर्ट करना है कि हम भी थोड़ा बहुत वो करें, कोऑपरेशन दे सर के साथ। ठीक है ना, कि नहीं, एक बार अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा अगर देखो, एक बार पूछोगे। मैं किसी ने मेरे को पूछा भी नहीं, मैं आप गलत मत समझना कि किसी ने मेरे को पूछा है, कुछ पूछा भी नहीं, मैं गलत नहीं, बट मेहनत करके जो वीडियो बनाते हैं ना, उसको अगर आप एक बार देख करके आप बोलोगे समझ नहीं आया, अरे भाई बार बार देख। हम लोग भी जो बचपन में वीडियोस देखते थे, लेक्चर वीडियोस, समझ नहीं आता भाई एक बार में, उसको बार बार कम स्पीड में देखने से वो कहानी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इतना क्लास में तो इससे भी तेजी से पढ़ाते था, बट आप तो समझ जाते थे, समझ में आ रहा है ना, सारी चीज समझते थे। तो अभी ऐसा क्या जरूरी है? ठीक है ना, समझ जाएंगे सारी चीज, इतना मुश्किल थोड़ी ना, समझा तो रहा हूँ प्यार से। ठीक है, समझ जाएंगे। और लिखना जो है स्लिप तो दे दिया, सारी चीज तो लिख के तो दे दिया। ठीक है, अभी अगर और कुछ बाकी रह जाता है तो आप लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली, उसको सजा लीजिएगा, मसाला वगैरह लगाना है, गिवन वगैरह, टू प्रूफ वो सब समझ में आता है ना। अब लिखोगे, अपन चेक करेंगे। ठीक है, अपन चेक करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होता है अपन सॉल्यूशन आपको देंगे टेलीग्राम में। ठीक है, दिक्कत नहीं, मतलब परेशान नहीं होना है कि सर ने तो कंसेप्ट सिखा दिया, लिखाना नहीं सिखा। भाई सिखा तो रहे सब कुछ, उस दिन 3 लेक्चर में इतना थ्योरी में तो एक चीज सब कुछ लिख करके दिया था, डिक्टेट करके दिया था। अभी और वो एनर्जी नहीं है। ठीक है, बुरा मानना है तो मान जाओ। ठीक है, आगे देखो, E and F are respectively the midpoints of equal sides of AB and AC of triangle ABC। ये ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, E और F क्या बोलता है भाई? midpoint of equal sides of AB and AC, midpoints of equal sides of AB and AC। ठीक है ना, ये अगर midpoint है, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, इतना समझ आता है? अगर E और F मिड पॉइंट है AB और AC का, तो AE और BE क्या हो जाएगा भाई? इक्वल होगा ना। और साथों साथ AF और CF जो है वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ आता है? तो आपको प्रूफ करना है कि BF और CE जो है वो इक्वल है। समझ में आता है? तो मैं तो बोलता हूँ आपको BF और CE आपको इक्वल दिखाना है, तो क्यों ना आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। समझ में आ रहा है? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, यानी कि कहना है मतलब इन ट्राइंगल को पिक करो फ्रॉम ट्राइंगल ABF, ठीक है, एंड ट्राइंगल ACE। क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले बता क्या मिलेगा? मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स AB और AC, मतलब AB और AC जो साइड है वो अपने आप में क्या है? इक्वल है। तो एक तो मिल गया, AB और AC इक्वल। ठीक है, और क्या अपन दिखा सकते हैं यहाँ पे? एंगल A इज द कॉमन, एंगल A इज द कॉमन एंगल। ठीक बात है, उसमें भी आप गौर से नजर करो। एंगल देख भाई, एक चीज देख, अगर AB और AC भी इक्वल है, AB और AC भी इक्वल है, तो AB को अपन क्या लिख सकते हैं? AE प्लस B लिख सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा लिखो ना सर 2 ऑफ AE। और उसको आप क्या लिख सकते हो सर? उसको आप लिख सकते हो ना 2 ऑफ AF लिख सकते हो, क्योंकि AF और CF इक्वल है, तो यहां से AE और CF भी इक्वल पता चल गया ना। ठीक है, तो अभी AB और AC इक्वल आ गया, फिर एंगल BAF इज इक्वल टू एंगल CAEB हो गया। ठीक है, और साथों साथ देखो, और साथों साथ क्या हो गया? AF इज इक्वल टू AEB हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूं, शायद आपको विजुलाइज नहीं हो रहा इस प्रकार से। ये देख ABF,
और ये देख दे रहा उल्टा कर रहा हूं, इसको उल्टा करेगा ना तो दिखेगा, ऐसे देखने का कोशिश कर, रटने की कोशिश मत कर, देखने की कोशिश कर। इस ट्राइंगल को उल्टा कर तो दिखेगा, क्योंकि कोरेस्पॉन्डेंस चाहिए ना मुझे, ए के साथ बी के साथ सी कोरेस्पॉन्डेंस में है, बी के साथ सी कोरेस्पॉन्डेंस में है। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या? ये अगर थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो और अच्छे से दिखेगा, पता नहीं उधर दिख रहा है या नहीं, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। देख भाई, ए बी और ए सी इक्वल है, 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस, बी ए एफ इज इक्वल टू सी ए ई, दिख रहा है। और फिर ए एफ इज इक्वल टू क्या मिला? ए ई मिला। तो एस ए एस मिला क्या? एस ए एस, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ए सी ई, 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस, ए बी एफ ए सी ई, दिख रहा है, ए बी एफ ए सी ई, 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस। सी ए ई लिखोगे एक झटके में पूरा गलत कर दोगे, समझ में आ रहा है ना? सारा रामायण आग डाल करके आप जला दोगे, समझ में आया? तो ए बी एफ और ए सी ई क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अपन सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं भाई, कि बी एफ और सी जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से अपन क्या बोल सकते हैं कि बी एफ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? सी ई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी एफ विल बी इक्वल टू सी ई। और वही कहानी आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ? समझ आता है? तो ऑब्जर्वेशन पक्का होना चाहिए, आराम से कॉन्ग्रुएंसी जो है वो आपका ग्रिप में रहेगा, ग्रिप में, ठीक है। बुक को अच्छे से, आज का लेक्चर को अच्छे से, पहले तो थियरी तीनों लेक्चर अच्छे से करना चाहिए। वो अगर जिसको समझ नहीं आता है वो ये वीडियो क्यों देख रहा है? मत देख भाई, पहले बता रहे हो। वो पहले तीनों वीडियो देख करके नोट्स वगैरह बना के रिवीजन वगैरह करके ये वीडियो देखना है। ये वीडियो देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन बिना देख करके खुद से प्रैक्टिस करना है। फिर एनसीईआरटी का सारे एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है, वो सारे आपको देखते ही सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। और फिर अपन चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको अपना शीट करना है। जब शीट करके आओगे ना और शीट का डिस्कशन करोगे मेरे साथ, तब जाकर जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वही आपको पूरा जिंदगी भर आपको ट्राइंगल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। समझ में आ रहा है? वो कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ वो आपके अंदर हो। वो अगर नहीं होता तो बेकार है सब, ठीक है। कलम इंस्टीट्यूट में पढ़ के अगर उसका शेप नहीं करते हो ना तो बेकार है। तब तो आप गाइड बुक खरीद लो और वीडियो लेक्चर यूट्यूब में मिलता है, उसको देख लो, बस चलाते जाओ, एनसीईआरटी रट लो, हो गया काम। 100 में 100 भी आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड तो सारा सवाल बुक से ही देने वाला है। 100 में 100 भी आ जाएगा और पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। बट जब जिंदगी का खुश होने का बात आएगा तो आप बुरे तरीके से मस्त हो जाएंगे, हार जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए अभी वो कष्ट कर ले लेते हैं तो आगे आप बहुत फायदे बन रहेंगे, ये पक्का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल बहुत नीचे है, अपन वापस इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ कहानी दे रखा है, ठीक है। ए बी डी ई सी, ठीक है। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद एबी बराबर एसी, एबी बराबर एसी, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बीसी सच दैट बीई बराबर सीडी। भाई बी को क्या लिख सकते हैं? बीडी प्लस डी, और सीडी को क्या लिख सकते हैं? डी प्लस ईसी। तो यहां से मिल गया कि बीडी इज इक्वल टू ईसी, खत्म। ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। और आपको प्रूफ करना है एडी इक्वल टू एई, खत्म बात। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर तो दिया पूरा। इस ट्राइंगल को ऐसे ही रहने दे, मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ मेरे बात को, 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस का कहानी को समझ। इस ट्राइंगल को ऐसे ही रखने दे और इसको घुमा दे भाई, इसको घुमा दे, काम हो जाएगा। इसको घुमा दे, ये हो जाएगा ए बी डी और ये हो गया आपका ए सी ई। घुमाएंगे तो इसको ए सी ई होगा ना, क्योंकि दिख तो रहा है ना, क्या ये इसके साथ सिमेट्रिक दिख रहा है? नहीं, ये इसके साथ सिमेट्रिक दिख रहा है। इसीलिए बोलता हूं घुमा के करो, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और मेरा वही मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना, ना कि आपको कंसेप्ट को सिखाना मेरा लक्ष्य है, ना कि आपको फालतू लिखना सिखाना। सोर्स स्टडी सिखाने नहीं आया मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, ना ही अंग्रेजी सिखाने आया, वो बचपन से आपको पता है, ठीक है। तो ए बी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। बट लिख के देता हूँ सब कुछ, ठीक है। ऐसा गलत मतलब निकाल देते बच्चे, मतलब सर आप लिखाने नहीं वाले हो। भाई क्यों नहीं लिखाएंगे? बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, नंबर के लिए तो लिखना चाहिए ना, तो लिखाना तो सिखा भी दिया। अभी खुद से थोड़ा दे रहा हूँ, कोशिश कर, अगर नहीं कर पाता तो लिख के दूंगा। कब नहीं दिया? हमेशा दिया है, जो भी बोला है करने के लिए करके दिया। ए बी ए सी के इक्वल है ना, ऑलरेडी हमें पता है ना भाई, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। तो बीडी जो है वो सी के इक्वल है, अभी हमने प्रूफ कर दिया। और आप जानते हो कि एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके दोनों ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल सी और एंगल बी भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो भाई एस ए एस क्राइटेरिया अपन क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीडी से जो रिमेनिंग साइड है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एडी और बी ए जो होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस प्रकार से आपने इस कहानी को भी क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। समझ आ रहा है? पक्का?
उम्मीद करता हूँ ये सारे कहानी जो है वो आपने बहुत बेहतर तरीके से अपने अंदर ले लिए। अभी आगे जो है जो भी क्वेश्चन है अपन पॉज करके करते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उसी कंसेप्ट के ऊपर, है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी बराबर एसी, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ये डी पॉइंट है। तो बीए को आपने डी तक प्रोड्यूस किया सच दैट एडी जो है वो किसके इक्वल है भाई, एबी के इक्वल है, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिल जाता है मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर मैं आपको बताता हूं, देखो अगर AB और AC इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मैं नेमिंग कर देता हूं, चलो एंगल 1 एंगल 2 इसको मान लेता हूं, इसको एंगल 3 मान लेता हूं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं, इसको एंगल 5 मान लेते हैं, इसको एंगल 6 मान लेते हैं, काम निपटा देते हैं, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। तो अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, ये तो समझ आता है ना, बराबर। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, चलो उसके बाद अपन ये सोचते हैं कि AD और AB भी इक्वल है, AD और AB इक्वल है, और AD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, और AB AC के इक्वल है, ये गिवन है, मतलब AD और AC क्या हो गया, इक्वल हो गया, AD और AC इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल ADC से, फ्रॉम ट्राइंगल ADC आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सर एंगल 5 और एंगल 6 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रिलेशन काम का है क्योंकि आपको यहाँ पे एंगल प्रूफ करना है, समझ में आया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गए, ठीक है। अभी आप 90 डिग्री अगर आपको बीसीडी को प्रूफ करना है, दैट इज आपको बेसिकली टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल बीसीडी 90 डिग्री वगैरह लिख लोगे, दैट इज एंगल 2 प्लस एंगल 5 का वैल्यू आपको 90 चाहिए। तो एक और रिलेशन चाहिए होगा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 5 अगर 90 चाहिए तो क्या आप यहां से क्या कर सकते हो, बेसिकली अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल में क्या ला सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा भाई, 180 होगा। और इस ट्राइंगल में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो ये दोनों बेसिकली इक्वल हो गए ना भाई, ठीक है। तो यहां से कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, ठीक है। अभी देख, अभी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो इसको मैं 2 इंटू एंगल 1 लिख सकता हूं या फिर 2 इंटू एंगल 2 लिख सकता हूं, बट मैं 2 इंटू एंगल 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे बीसीडी चाहिए तो एंगल 2 का जरूरत है, इसीलिए मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस एंगल 3 को रख देता हूं इक्वल टू एंगल 4, और इधर एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है ना, तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 लिखूंगा, 6 लिख के फायदा नहीं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 लिख के फायदा नहीं, एंगल 5 लिखो, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है, ठीक है ना, एंगल 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या मिल जाता है, यहां से अपने को क्या मिल जाता है भाई, यहां से अपने को ये मिल जाता है कि सर एंगल, यार भाई यहां से तो डिफरेंस मिल रहा है, हमें यहां से तो डिफरेंस मिल रहा है, डिफरेंस से हम क्या करेंगे, डिफरेंस से तो कुछ नहीं कर सकते ना। सीधा सीधा अगर देखें कि ये सब छोड़ो, एक सीधा सा लॉजिक लगाते हैं। देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 उन दोनों का समेशन कितना है, 180 डिग्री है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है, 180 डिग्री है। एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, और एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 6 इक्वल टू 180। सीधा सा बात है ना भाई। अभी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, बट हमें जरूरत है एंगल 2 का, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख देते हैं, प्लस 180 माइनस एंगल 5 एंगल 6 भी इक्वल है, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 लिख देते हैं क्योंकि एंगल 6 का जरूरत नहीं है हमें, तो इसको 180 लिख देते हैं। तो 180 कैंसिल, तो यहां से हमें मिल रहा है 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर 180। यहां से हमें कहीं ना कहीं एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर मिल गया 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 5 भी क्या है आपका, एंगल बीसीडी व्हिच इज 90 डिग्री। तो सिंपल सा उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन कि अगर दो साइड इक्वल होता है, थ्योरम में पढ़ा के दिया था, सारी चीज बता के दिया था, कुछ भी चीज छोड़ा नहीं, एक एक चीज बता के दिया था, जितना कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। AB और AC अगर इक्वल है तो एंगल टू एंगल 1 जो है वो बराबर है, बोल के दिया था, लास्ट क्लास में प्रूफ भी करके दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही फंडा, दोनों ट्राइंगल में सेम फंडा यूज किए, और एक जगह पे एक रिलेशन यूज हो गया, AB AD AC इक्वल है, समझ में आ रहा है। तो उस प्रकार से हमने यहाँ तक जो रिलेशन है एंगल का उस जगह तक पहुंच गया। मैं पूरा क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंसी में सोचा ही नहीं, आप देख सकते हो थ्योरम को यूज करके कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का फंडा काम में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि एंगल बीसीडी 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। अगर दो एंगल इक्वल प्रूफ करना होता, या फिर दो साइड प्रूफ करना होता, या फिर इस प्रकार की कुछ
प्रूफ करने होते तब जाकर के डेफिनेटली आप कॉन्ग्रुएंसी करो। देखे नहीं थे आप लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें जो 4 पार्ट था, लास्ट जो पहला क्वेश्चन लिखे थे उसमें जब एंगल डीसीबी 90 डिग्री प्रूफ करना था तब हमने ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट को यूज किया। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ग्रुएंसी किधर लगाना है किधर नहीं लगाना है वो देख के हवा लगता है और आपको धीरे धीरे लगेगा, वो मेरा विश्वास है। आप करते जाओ, जैसे जैसे बोल रहा हूं आपको लगेगा। आपको अंत तक, आज इस हफ्ते का संडे तक आपको सारे कहानी क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो मतलब जो भी कंसेप्ट यहाँ पे बोला आप उस चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करो, ठीक है। क्यों यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं सोचे? मैंने इसीलिए नहीं सोचे क्योंकि यहाँ पे एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी से अगर मैं करूं, अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊं तो मेरे को क्या मिलता? ज्यादा से ज्यादा सिंप्लिसिटी से साइड्स या फिर एंगल्स इक्वल मिलता। बट एंगल्स या फिर साइड्स इक्वल दिखाने के लिए तो बोला नहीं है ना, एंगल्स या फिर साइड यहाँ पे ये सब ज्योमेट्री में जहां पे बोलेगा इक्वल दिखाने के लिए उधर दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है ना ऐसा। अगर यहाँ पे नहीं बोला है तो क्या करें? समझ में आ रहा है? क्लियर है मेरी बात? तो उस लिहाज से हमने उस क्वेश्चन को यूजिंग थ्योरम जो है सोचने का कोशिश किया और बिल्कुल ये निपट भी गया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो पहले का 3 लेक्चर का थ्योरम है, सारे थ्योरी पोर्शन है, वो जिसका दिमाग में फिक्स नहीं हुआ अभी तक, क्वेश्चन में हाथ लगाएगा तो हाथ जल के राख होगा। पहले मैं बता रहा हूं, कुछ समझ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, मुझे गाली देगा और मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, याद रखना, क्योंकि तूने पहले काम नहीं किया अच्छे से। पहले तीनों लेक्चर को अच्छे से देख, सारे थ्योरी को अच्छे से प्रैक्टिस कर, लिख लिख के दिमाग में फीड कर, फिर क्वेश्चन दिखेगा एक झटके में, क्लिक होगा दिमाग में और सीखेगा उतना जल्दी, ठीक है ना। लेकिन अगर लगता है कि पहले क्वेश्चन कर लेते, काम निपटा लेते, ये कर लेते, मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेगा, कभी सीख नहीं पाएगा, उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। मेरा बात फॉलो करो, सीख जाओ कहानी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर दिया आपके साथ। अभी आगे का कहानी देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं आप देख सकते हो। बोल रहे हैं आपको कि शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा खासा ज्योमेट्री हो गया, है ना। वही एंगल का कांसेप्ट है, एंगल 60 डिग्री प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रुएंसी से क्या करोगे? समझ में आ रहा है मेरे बात? ठीक है, क्या करोगे कॉन्ग्रुएंसी से? कोई जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। देखो अभी अभी जो लॉजिक से किया ना किसी क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन से उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को भी हम निपटा सकते हो। बोले कैसे सर? देखो आपको पता है ट्रायंगल इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड इक्वल। अगर मैं बोलूं AB और AC इक्वल तो आप ये बोल सकते हो सर AB बराबर AC इंप्लाइज एंगल C बराबर एंगल B। मानते हो? बराबर। फिर मैं बोलूंगा भाई BC और AC भी तो इक्वल है। आप बोलोगे सर अच्छा BC और AC भी तो इक्वल है। अगर BC और AC इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A बराबर एंगल B। खत्म। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि AC और AC नहीं, AB BC भी इक्वल है। अगर AB BC इक्वल है तो क्या हो जाएगा? एंगल C और एंगल AB क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। 3 इक्वेशन मिल गया, काम निपटा दो इन्हीं से। तीनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? अच्छा तीनों को जोड़ने का जरूरत नहीं है, तीनों को इंडिविजुअली अपन यूज कर लेंगे उस कहानी को, ठीक है ना। तो अपन यहां से ये बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। इस चैप्टर का पहला थ्योरम याद है? ठीक है, देख नहीं रहा होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या है? 180 डिग्री किसी भी ट्राइंगल में। यहाँ पे एंगल A ही रहने देते हैं। एंगल B का वैल्यू हमें मिल चुका है एंगल A, और यहाँ से एंगल C का वैल्यू भी हमें मिल चुका है एंगल A। कितना आ गया? 180 आ गया ना। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल A मस्ट बी 60। मेरा तरह जंप वगैरह नहीं करना, आपको सुंदर से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। एंगल A अगर 60 बन गया तो इस रिलेशन से बोल सकते हैं एंगल B भी 60 और यहां से बोल सकते हैं एंगल C भी 60। लो हो गया ना, एंगल A एंगल B एंगल C तीनों इक्वल हो गया और सारे के सारे 60 डिग्री हो गए। समझ में आता है? तो इसी चीज से आप प्रूव कर सकते हो ना, अगर दो साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल में तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, जो पहला कॉन्ग्रुएंसी में हमने स्टडी किए थे। समझ में आ रहा है? याद है? फिर AAS में ये स्टडी किए थे कि अगर दो एंगल इक्वल होता है तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? उसके लिए हम SAS को यूज नहीं किए थे, AAS को यूज किए थे, ठीक है। तो ये सारे कहानी अगर आपके दिमाग में फिट होता है, उसका ज्योमेट्री उतना स्ट्रांग होगा जो थ्योरी को सबसे अच्छे से पढ़ता है और समझता है और दिमाग में याद रखता है, ठीक है। अगर याद नहीं रखेगा अप्लाई कहां से करेगा भाई, है ना। बचपन से आज तक गणित किया है ना, गणित करने के लिए नंबर्स तो सीखे थे या फिर नंबर्स भी नहीं सीखे थे, सारे कंसेप्ट से चल गया था? नहीं भाई, कंसेप्ट पता करना, उसको याद करके रखना, वो एक कला होता है। वो कला जब तक नहीं आएगा आपके अंदर, आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लॉजिक्स कहां से डेवलप हो जाते हैं? सवाल करने से ही तो डेवलप होते हैं ना। कहां से डेवलप होता है एक बच्चे का लॉजिक? सवाल करने, जो जितना ज्यादा सवाल करता है उसका लॉजिक उतना डेवलप होता है। सवाल मतलब A+B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, मतलब वो नहीं, अलग अलग
गंदे गंदे क्वेश्चन जो जितना प्रकार से अलग अलग तरीके से सोच सकता है, उसका लॉजिक उतना बेसिक्स उतना स्ट्रांग होता है उसी बंदे का। समझ में आ रहा है? वो कैसे होता है? थ्रू क्वेश्चन। और क्वेश्चन वो करेगा कैसे जब तक उसको थियरी स्ट्रांग नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जो थ्योरी पोर्शन है उसको एक साथ पढ़ाता हूं हर चैप्टर में, इसीलिए ताकि उस चीज में स्ट्रेस कर सको और सबसे ज्यादा एफर्ट मारता हूं थ्योरी पढ़ाने के टाइम और क्वेश्चन को डिस्कस करने के टाइम। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारी कहानी जो है वो तभी आपको स्मूथली समझ आएगा जब आप पहले का 3-4 लेक्चर जो है उनके सारे थ्योरी को अच्छे से नोट्स बना करके कॉपी में लिखे हो, और साथों साथ उससे भी जरूरी है कि दिमाग में लिख के रखे। समझ में आ रहा है? अदरवाइज आपका ये इतना आसानी से निपटने नहीं वाला है। ठीक है? आपको पता नहीं चलेगा कि सर आप एक जगह पे तो एक चीज कर रहे हो, दूसरी जगह पे दूसरा चीज कर रहे हो। अपने को कैसे पता चलेगा कि किधर क्या करना है? भाई अपने को तभी पता चलेगा जब थियरी स्ट्रांग होगा। और ट्रिक्स जो है जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ, तो मैं बोल के दे रहा हूँ ना कंग्रुएंसी कहाँ पे सोचता हूँ कहाँ पे नहीं सोचता हूँ, तो देख भी रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो उस प्रकार से अपने को सोचना है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगला, AB इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है? AB एक लाइन सेगमेंट है। P और Q बोलता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB के 2 पॉइंट है सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB। मतलब PA PB बराबर है और QA QB भी बराबर है। सही है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ, समझ आ रहा है सब कुछ। शो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? इन दोनों एंगल को 90 डिग्री दिखाना होगा और ये दोनों साइड इक्वल दिखाना होगा। तो अभी साइड और एंगल इक्वल दिखाने का बाद आया, तो अभी किस में सोचेगा? कंग्रुएंसी पे सोचेगा। सवाल देख के पता चलता है ना किधर क्या सोचना है। समझ में आ रहा है? वो जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है वो अगर नहीं सीखेगा तो सीखा क्या? तब तो सॉल्यूशन कोई भी बता देगा, क्या फायदा है? समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 2 ट्राइंगल यहाँ पे पिक कर लेता हूँ कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, तो उठा लो PAQ उठा लो और PBQ उठा लो। क्लियरली दिख रहा है ना? बोले सर क्यों आपने ऐसे किया? क्योंकि मुझे पता है कि PA PB बराबर है और QA QB बराबर है। तो यहां से अपन दिखा सकते हैं ना कि PA बराबर PB और QA बराबर QB। समझ में आ रहा है? और PQ इक्वल टू PQ तो कॉमन साइड है, तो S से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। इन दोनों में अपन क्या डाल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट से रिलेशन डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अपन तो ये बोल सकते हैं ना सर, बोले सर क्या बोल सकते हैं अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ। समझ में आ रहा है? फिर एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल BQP और दूसरा है आपका QAP इज इक्वल टू QBP। उसका जरूरत अगर होता है तो ले लेंगे। ठीक है? लिख देते हैं एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल BBQ। ये तीनों हमें CPCT से मिल गया, बाई CPCT। ठीक है? चलो अभी आपको ये दोनों अगर इक्वल दिखाना है तो या तो आप इन दोनों ट्राइंगल को पिक करो, हॉरिजॉन्टल दोनों ट्राइंगल को पिक करो, या फिर नीचे वाला दोनों ट्राइंगल को उठाओ। कहीं को भी उठाओगे हो जाएगा काम। समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला दोनों को उठा देता हूं, दैट इज फ्रॉम ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC। समझ आ रहा है? तो PAC और PBC से अपन क्या बोल सकते हैं? वापस हमें वही पता है कि PA इज इक्वल टू PB, जो कि आपका गिवन कंडीशन है। अभी आपको CPCT से मिल गया कि एंगल APC बराबर एंगल BPC। मिला ना? ये नहीं मिला? मिला ना भाई? एंगल APQ मिला ना? मतलब एंगल APQ ही तो क्या होगा? एंगल APC होगा ना। और ये BPQ क्या होगा? Q तो यहां तक है, वही तो एक्सटेंड हो रहा है ना, C तक आ सकता है। ठीक है? ये अभी आपको यहां से मिला, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है? और आप क्या बोल सकते हो? हाँ, PC इज द कॉमन साइड, PC इज इक्वल टू PC, PC इज द कॉमन साइड। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो आप क्या देख सकते हो? साइड साइड, ये देखो साइड साइड, कॉमन साइड और इंक्लूडेड एंगल, मतलब SAS हो गया। समझ में आ रहा है ना? SAS से अपन ये बोल सकते हैं ना, ये दोनों ट्राइंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर SAS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप ये बोल सकते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से CPCT से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो गया कि CA इज इक्वल टू CB। अगर CA इक्वल टू CB है तो उसके साथ आपको और 2 रिलेशन मिलेगा। वो क्या सर? एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। समझ आता है आपको? एंगल ACP बराबर एंगल BCP। और आप ये जानते हो कि ACB इज ए लाइन, ACB इज ए लाइन। तो इन दोनों एंगल का समेशन क्या हो जाएगा भाई?
इन दोनों एंगल का समेशन जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल एसीपी बराबर 180 डिग्री और एंगल एसीपी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल बीसीपी के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि पीसी जो है वो एबी के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, और साथों साथ ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि एसी इज इक्वल टू बीसी, दैट इज पीसी जो है वो सिर्फ एक परपेंडिकुलर नहीं है, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, क्योंकि ये दोनों लेंथ जो है वो इक्वल है। तो ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है और ये अगर परपेंडिकुलर है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और वही पीसी आगे जाकर के क्यू तक एक्सटेंड हो रहा है। उसी का मतलब कि पीक्यू जो है वो एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं आया वीडियो को दोबारा देख, सारा कहानी समझ जाएगा, मतलब उसी जगह से जहां से ये चीज डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो बस हो गया। ठीक है ना, आराम आराम से देखो, सारी चीज सोचने की कोशिश करो खुद से। एक तो हिंट लगाया ना मेरे को, 2 चीज सिखाना था इस क्वेश्चन में कि क्यों कॉन्ग्रुएंसी सोच रहे हो। लॉजिक है, बिकॉज़ साइड प्रूफ करना है और एंगल प्रूफ करना है, तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी सोचना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे सोचा वो तो आप देखें। ठीक है ना, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, फिर या तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले हमने सोचा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए ये दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। भाई ये दोनों प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये दोनों साइड इक्वल हो गया, ये कॉमन साइड है, ये दोनों एंगल इक्वल होना पड़ेगा। ये मैंने पहले सोचा, जैसे ही सोचा कि ये दोनों एंगल इक्वल होना पड़ेगा, तो तब दिमाग में क्लिक किया कि ये दोनों एंगल तो इक्वल तभी होगा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्यों सोच लेते क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? दिमाग में क्लिक किया कि ये देखो ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये कॉमन साइड है, तो एस से ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि ये साइड और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, जो पूरा क्वेश्चन को ही प्रूफ कर देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया और आप बेटर तरीके से समझे भी होंगे। अभी चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि वो क्या मांग रहा है हमसे। देखो, P is a point equidistant from 2 lines L and M. ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। ठीक है, शो दैट AP बाइसेक्ट्स, AP बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल बिटवीन देम। मतलब आपको सिंपल सा ये दोनों एंगल प्रूफ करना है इक्वल, है ना? वही तो आपको करना है। ये A पॉइंट है ना, ये B है, ये P है और ये आपका C है। समझ में आया आपको? AP अगर बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को दिखाना है, मतलब ये दोनों इक्वल दिखाना है। ये दोनों इक्वल कब दिखा पाएगा दोस्त? जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो अब अगर सोच ले, एक चीज सोच ले, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बारे में सोचता हूं और इन दोनों ट्रायंगल को मैं पिक करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल को पिक करता हूं, तो हमें यहां पे क्या मिल रहा है? P is a point equidistant from 2 lines. P is a point equidistant from 2 lines intersecting at point A. ठीक है, show that AP bisect. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर P अगर इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम दिस टू पॉइंट, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि PA और PB जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा या नहीं होगा भाई? ठीक है ना, PA और PB जो होगा वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। PA और PB अगर बराबर है, ठीक है, PA और PB अगर बराबर है, P is a point equidistant from 2 lines L and M. इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइंस L and M, तो वो तो तभी होता है जब एंगुलर बाइसेक्टर होता है, वही आपको प्रूफ करना है ना। तो P से आप ट्रायंगल परपेंडिकुलर बनाओगे PB और P से परपेंडिकुलर बनाओगे PC। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन है क्या? ओह अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, समझ गया मैं, ये गिवन है परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो सिंबल देकर के दिया ना, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर गिवन है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि P is equidistant from the 2 lines, that is ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये दोनों इक्विडिस्टेंस है तो ये दोनों लेंथ भी इक्वल हो गया, यानी कि आप ये बोल सकते हो PC is equal to PB। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में PC is equal to PP और आपका AP जो है
वो क्या है, कॉमन है ना, यानी कि AP इज द कॉमन विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द टू गिवन राइट एंगल ट्राइंगल्स, बिकॉज़ ट्राइंगल के ऑपोजिट जो होगा, राइट एंगल के ऑपोजिट जो होगा वही तो हाइपोटेन्यूज होगा ना। तो ये हाइपोटेन्यूज है और दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक और साइड इक्वल मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये किसका पहचान है, ये RHS कॉन्ग्रुएंसी का पहचान है। समझ में आ रहा है, याद करके देखो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होता था, अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में दो हाइपोटेन्यूज और कोई भी दो साइड लेंथ अगर इक्वल हो जाता है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, बोल के दिया ये इक्वल डिस्टेंस है तो ये दोनों इक्वल होगा, और ये राइट एंगल बोल के दिया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और AP कॉमन साइड है व्हिच इज द हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया और एक्स्ट्रा एक और पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट बन गया। अगर कॉन्ग्रुएंट बन गया तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा ही। समझ में आ रहा है ना, ये तो एक लाइन का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आप तो कर लोगे उम्मीद करता हूं, है ना। आगे का कहानी देख लेते हैं अपन फटाफट, क्या बोल रहा है। देखो, टू साइड्स AB एंड BC are median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। अच्छा, ABC ये है आपका M और इधर है PQR और इधर है आपका N। ठीक है, तो अपने को ये बोल सकते हैं ना अपन, AB और PQ इक्वल है, बराबर। ठीक है, फिर अपन ये बोल सकते हैं कि मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR, मीडियन भी इक्वल है, दैट इज ये दोनों भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है, और ये भी बोल रहा है कि BC और PQR यानी कि BC और QR भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अभी आप सोचो ना, अगर ये मीडियन है तो ये बाइसेक्ट कर रहा होगा, ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों भी इक्वल होगा। और अगर BC और QR इक्वल है, इफ BC इज इक्वल टू QR, तो BC को अपन क्या लिख सकते हैं, ये मीडियन है तो ये बाइसेक्ट करेगा ना, यानी कि 2BM हो जाएगा BC का वैल्यू और इधर हो जाएगा 2QN हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, तो BM और QN क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो BM और QN अगर इक्वल हो जाता है तो हम बोल सकते हैं ना, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अपन बोल सकते हैं ना, बाय CP/CT क्या सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ऑलरेडी, अभी प्रूफ करना है बड़ा वाला, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो ये तो सिंपल है ना, AB और PQ तो पहले से गिवन था, BC और QR भी पहले से गिवन था, दोनों साइड इक्वल है, और ये नया हमें मिल गया, ये दोनों एंगल इक्वल अभी भी मिला ना, तो SAS साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हो गया SAS से और ये हो गया SSS से। समझ में आ रहा है, तो ये सिंपल सा कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये मिल गया आपको RHS, ये मिल गया SSS, ये हो गया SAS। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये सारी कहानी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। मैं बहुत मेहनत से समझा के दे रहा हूँ, सभी का कॉपी चेक करूंगा कि सुंदर तरीके से लिखे हो या फिर नहीं लिखे हो। अगर गाइड बुक से छापोगे या फिर एंट्रेंस सॉल्यूशन छापोगे ना, बहुत पीटेंगे भाई। ठीक है, बहुत पीटेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली सॉल्व करना है आपको, है ना, प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। समझ नहीं आता है तुरंत सर को फोन करना है, सारी चीज प्यार से बिना डांटे आपको समझाया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, वीडियो बनाने के टाइम मेरा गुस्सा थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि सामने कोई होता नहीं डांटने वाला, इसीलिए। ठीक है ना, तो ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी चीज डिस्कस कर दिया। अभी ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटी जो कंसेप्ट है, अभी कॉन्ग्रुएंसी के तो काफी क्वेश्चंस करा दी, अभी इनइक्वालिटी जो कंसेप्ट है उस इनइक्वालिटी के बेस, है ना, उस इनइक्वालिटी के आधारित कुछ 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो वो भी आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे पूरा एनसीईआरटी को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी मैं और 3 क्वेश्चन लिया, आपका एनसीईआरटी का ही है, जो इनइक्वालिटी के ऊपर बेस है ना। देखो ये जो टॉपिक है ना, इनइक्वालिटी के ऊपर बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, सर इनइक्वालिटी कैसे प्रूव करेंगे। सिंपल सा चीज, जो थ्योरी पर आया उसी के ऊपर स्टिक कर, सारा सवाल तेरे से बनेगा, चैलेंज है, सारा सवाल तेरे से बनेगा। थ्योरी के ऊपर स्टिक कर, क्या सीखा इनइक्वालिटी में, बोले सर अगर एक ट्राइंगल में ये साइड इससे बड़ा है तो इसका ऑपोजिट एंगल इससे बड़ा होगा, सीधा बात है। अगर ये लॉन्गेस्ट है तो इसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा, समझ में आ रहा है। ये स्मॉलेस्ट है तो इसका ऑपोजिट एंगल लीस्ट होगा, खत्म बात, इतना सा। और एक और क्या पढ़ा, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में काफी कम यूज है, बट शीट में आपको अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे जो उसके ऊपर बेस्ड होगा। बट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन तो मैं इजी से सॉल्व कर दूंगा कि ये साइड इससे बड़ा है तो ये ऑपोजिट एंगल इससे बड़ा होगा, खत्म बात। आप देख लीजिएगा खुद, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? एकदम लल्लू चीज है, ठीक है, इसमें तो फंसना ही नहीं है आपको, ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे खत्म करना है ना? समझ के पर इतना कॉन्फिडेंस आएगा जिसका कोई हद नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस है जो तेरे को आगे लेके जाएगा। नंबर तेरे को आगे लेके नहीं जाएगा दिमाग में घुसा। नंबर जरूरी है, मुझे भी पता है, सब कुछ तैयार करके दूंगा, बट पहले कौन आता है? कंसेप्ट, बाद में नंबर। कंसेप्ट आएगा तो नंबर आएगा ना भाई, एक दूसरे को अप्लाई करता है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो, D is a point on side BC of triangle ABC such that AD बराबर AC। सोचना कैसे ज्योमेट्री को वो सिखाता हूं, रटना कैसे वो नहीं सिखाऊंगा। AD is equal to AC गिवन है भाई, गिवन है, AD बराबर AC गिवन है। चलो, अगर AD AC के इक्वल है तो हमें ये पता है ना कि एंगल ACD और एंगल ADC इक्वल होगा, बराबर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, समझ में आ रहा है ना? साइड के ऑपोजिट एंगल। अगर एंगल ACD और एंगल ADC इक्वल है तो एंगल ADC का वैल्यू क्या है? देखो, एंगल ADC का वैल्यू क्या है? एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना, यानी कि इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? एंगल ABD प्लस एंगल BAD के इक्वल होगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर एंगल ACD का वैल्यू इन दोनों का सम के इक्वल है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि एंगल ACD अकेला जो है वो एंगल ABD से काफी बड़ा होगा? बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? एंगल ACD जो है वो एंगल ABD से काफी बड़ा होगा, होगा ही नहीं होगा भाई? होगा ना? तो अगर एंगल ACD एंगल ABD से बड़ा है तो यहां से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बता जल्दी बता। अगर एंगल ACD जो है वो अगर एंगल ABD से बड़ा है तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि ACD के ऑपोजिट साइड कौन है? AB जो होगा वो किससे बड़ा होगा? ABD के ऑपोजिट एंगल कौन है? साइड कौन है? AC। मतलब AB AC से बड़ा होगा, और आपको अच्छे से पता है कि AC और AD इक्वल है तो AB जो होगा वो AD से भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सिंपल चीज है। देखो, वही चीज यूज किया ना, और कुछ यूज किया आपने, उसी का एप्लीकेशन, ठीक है? समझ पा रहे होंगे ना? अगर नहीं समझ पाए तो क्या करना है? तो ये हो गया, टॉर्चर नहीं करूंगा, समझा के दूंगा प्यार से, समझ में आ रहा है? बट वीडियो रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड टाइम। देखो अगला क्वेश्चन, AB and CD are respectively the smallest and the largest side of a quadrilateral, ठीक है? ABCD show that angle A is greater than angle C और angle B is greater than angle D। तो सिंपल सा लॉजिक है ना भाई। क्या करें यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं करना है। ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन था, ये डॉटेड कंस्ट्रक्टेड था क्या? देखने दे भाई बुक में, ये कंस्ट्रक्टेड था क्या पहले से? नहीं, ये कंस्ट्रक्टेड नहीं है, इसको हटाओ, ये गिवन नहीं है, इसको हटाओ। तो यहां पे आपको बोल के दिया ABCD, अच्छा AB इज द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन है भाई? CD है क्या? हाँ, CD इज द लार्जेस्ट, ठीक है? तो अपने को प्रूव करना है ना एंगल A एंगल C से बड़ा है, तो अपन क्या कर देते? अंदर तो कुछ ट्राइंगल नहीं है, बट चैप्टर हम पढ़ रहे ट्राइंगल, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्राइंगल बनाना ऑब्वियस बात है, बिना ट्राइंगल बताए करेगा तो तेरा जो कंस्ट्रक्शन हो गया वो क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है? मैं मान लो एंगल का नाम दे देता हूं, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 4 मान लेता हूं। अभी जरा ध्यान से देखो, इतना सा पता है ना कि ये लार्जेस्ट है, तो ये जो होगा वो तो इससे तो छोटा होगा, वो तो कंफर्म है, यानी कि AD जो होगा वो CD से छोटा होगा, वो पक्का है। अगर AD CD से छोटा है तो CD लॉन्गेस्ट हो गया, तो CD का ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा, यानी कि एंगल 1, ये देखो एंगल 1 है ना, ये एंगल 1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? एंगल 4 हो गया। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? अभी जाओ इस ट्राइंगल में जाओ, इस ट्राइंगल से क्या लिख सकते हो? ये स्मॉलेस्ट है, मतलब ये AB से बड़ा होगा, मतलब AB जो होगा वो BC से क्या होगा? छोटा होगा। अगर AB BC से छोटा होगा तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन है? एंगल 3 BC का ऑपोजिट एंगल से छोटा होगा, दैट इज एंगल 2 से छोटा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब घुमा के अगर लिखे तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 हो गया, ठीक है? तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और उधर एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल करके क्या बन गया? पूरा एंगल A बन गया, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिल करके पूरा एंगल C बन गया। तो प्रूफ हो गया ना इसी कहानी से? समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से आपका एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C प्रूफ हो गया। अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हो तो मैं नहीं करूंगा, आपको हेल्प
इधर खींचो, कंस्ट्रक्शन करो, दो ट्राइंगल बनाओ, सेम कहानी रिपीट करो, आपके पास आंसर जवाब मिल जाएगा कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। समझ आ रहा है आपको? पक्का? तो इस प्रकार से आप इस कहानी को आराम से प्रूफ कर सकते हो जाएगा। चलो, एकदम सिंपल है, एकदम लल्लू है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एकदम थोड़ा सा दिमाग का जरूरत है और थियरी स्ट्रांग होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थियरी जिसका स्ट्रांग नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए, ठीक है। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है। किधर है भाई ट्राइंगल? हाँ, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ओके, कोई बात नहीं। पी आर इज ग्रेटर देन बोलता है पी क्यू, तो हम डर गए क्या? बिल्कुल नहीं डरेंगे। पी आर अगर बड़ा है तो एंगल क्यू जो होगा वो एंगल पी से क्या, सॉरी एंगल आर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू का ऑपोजिट एंगल तो एंगल आर है ना, बस ऑपोजिट देखना है, ऑपोजिट, ठीक है। लार्जेस्ट साइड का ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट, लीस्ट साइड स्मॉलेस्ट साइड का ऑपोजिट एंगल लीस्ट। और बोलता है कि पीएस बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। कौन सा दोनों एंगल? एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, ये बोल के दिया है। समझ में आ रहा है? चलो, तो अभी अपन क्या लिख सकते हैं यहां से? अभी अपन लिख सकते हैं ना, और क्या लिख सकते हैं भाई? देख, तो एक काम कर लेते हैं भाई। क्या काम करोगे? हाँ, ये काम कर लेते हैं ना कि इस जगह पे एंगल क्यू के साथ एंगल क्यू पी एस को ऐड कर देते हैं। दोनों साइड अगर सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस की रहने दो इसको, और इस नलायक क्यू पी एस को आर पी एस लिख दो। तो देखो यहां पे क्या बन गया? एंगल क्यू प्लस एंगल पी, एंगल क्यू प्लस एंगल पी बन गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू। देखो ना, ये एंगल और ये एंगल का समीशन 180 होगा ना, तो इन दोनों का समीशन क्या होगा? 180 माइनस एंगल पी एस क्यू ग्रेटर देन इन दोनों का समीशन एंगल आर प्लस एंगल पी, इसका समीशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर। 180 कैंसिल, अभी माइनस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ दिस, तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी शुड बी रिवर्स होगा ना भाई। माइनस को अगर -3 से बड़ा है तो -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 लेस देन 3 होगा ना, या फिर 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। उल्लू की तरह काम मत कर भाई। तो PSQ जो एंगल होगा वो एंगल PSR से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। वही आपको प्रूव करने बोला है भाई। PSR एंगल जो है वो ग्रेटर दिखाने के लिए बोला PSQ से, वही आपको प्रूव करना है, जो कि आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिए। समझ आ रहा है? इसी के साथ साथ जो ये कहानी है वो भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ सकते हो कि इतना सिंपल पार्ट है, ठीक है। तो अभी मैंने जो जितना क्वेश्चन 10 वाला क्वेश्चन मेरे को कराना था मैंने करा दी, हो गया। काफी डांट दे दी आज क्लास में, बुरा मत मानिएगा, बट डांट दिया है क्यों? आपके भलाई के लिए, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिएगा कि मेरा भावना क्या है, ठीक है। अच्छे से समझ के उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कीजिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे कहानी आप समझे होंगे अच्छे से, और प्रॉपरली समझने के बाद सारी चीज प्रॉपरली सारे लेक्चर्स देखने के बाद सारे नोट्स वगैरह बना के दिमाग में फिट करके ये सारे क्वेश्चन खुद से बिना देखे करके प्रैक्टिस करके फिर एनसीईआरटी लगाएगा। और अगर एनसीईआरटी के उसके बाद हाथ लगाया तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर तेरे पूरा एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज खत्म होगा। चैलेंज है मेरा, समझ में आ रहा है? प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश कर और सारे कहानी को निपटाने की कोशिश कर। कैसे? कि सारे एग्जांपल्स पहले एक बार वीडियो देखने के बाद थोड़ी देर बाद जाकर के बिना देख करके सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन तो हो गया, 50% क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गया, 40% जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया। अभी रिमेनिंग बुक के जितने एक्सरसाइज है और जितने एग्जाम्पल्स बाकी है वो सारे आपके होमवर्क है। अभी होमवर्क दे करके दे रहा हूँ, आपको ये निपटाना है और खत्म करना है, ठीक है। कल के अंदर आपको आपका ट्राइंगल चैप्टर का शीट मिलेगा। आज फ्राइडे है, कल के अंदर आपको शीट मिलेगा और उस शीट को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ट्राइंगल में महारतें हासिल करना है तो उस शीट को सॉल्व करना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? वही शीट आपको सिखाएगा, वही चीज आपको वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस गेन कराएगा जो किसी भी डिफिकल्ट या फिर अननोन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे बात को और भावना प्रॉपर्ली समझे होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप काम को अंजाम देंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही रख रहे, अलविदा। जो बात बोल के दिया है उसको प्रॉपर्ली सुनिएगा। आज रात को ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। कल दिन के अंदर कल रात के अंदर आपको ये प्रॉपर्ली खत्म हो जाना चाहिए आपका एनसीईआरटी, क्योंकि कल आपको शीट मिलेगा और संडे के अंदर आपको खत्म करना होगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ऑल द बेस्ट।